नमस्कार, द नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज फोटोसिंथेसिस से जुड़े हुए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर मैं उपस्थित हूँ और मैं यह उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये प्रश्न इतने सारे फोटोसिंथेसिस के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि जानकारी है आपके पास पर्याप्त मात्रा में, तो आप एक बार वीडियो को देखकर जज कर सकते हैं कि वास्तव में आप इसके बारे में अवेयर थे या नहीं। तो चलिए ज़्यादा बातों में न उलझते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्वांगीकरण, जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड के स्वांगीकरण संबंधी क्रांतिकारी शोध हेतु किस वैज्ञानिक को 1961 ईस्वी में रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला? जी हाँ, ये आपका रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला फोटोसिंथेसिस में मेल्विन केल्विन को। क्या नाम है इनका? मेल्विन केल्विन को। अब सोच सकते हैं सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए इनको नोबेल का अवार्ड मिला था। प्रकाश संश्लेषण करने वाले सजीव क्या कहलाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण करने वाले सजीव स्वपोषी कहलाते हैं, अर्थात जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है। और पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, जबकि आप जानते हैं कि अमर बेल और कुसकुत्ता जो है वो क्या है, दूसरे का भोजन छीनकर खाते हैं। तो जो दूसरे का भोजन खाते हैं छीनकर परपोषी कहलाते हैं, जो खुद भोजन बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण हेतु कौन से दो अणु कच्चा माल के रूप में आवश्यक होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी और कार्बन डाइऑक्साइड दो कच्चा अणु है जो आवश्यक होते हैं। ठीक है। इसके अलावा सूर्य की प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। तो आपको अणु के रूप में पूछा है, तो अणु के रूप में आपका जल H2O और CO2 ये दोनों आवश्यक होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न का रुख करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की जैव रासायनिक अभिक्रिया का मेन प्रोडक्ट क्या होता है? मुख्य उत्पाद क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है, बायोकेमिकल रिएक्शन, उसका जो मुख्य उत्पाद होता है ग्लूकोज। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों प्रकाश की उपस्थिति में दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है और क्लोरोफिल भी मौजूद होता है। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका C6H12O6 बनता है, यानी कि ग्लूकोज बनता है। नेक्स्ट प्रश्न का रुख करें, प्रकाश संश्लेषण की उपापचयी अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अलावे एक अन्य कौन सा उप उत्पाद यानी कि बायो प्रोडक्ट निर्मित होता है? तो ग्लूकोज के अलावे जो प्रोडक्ट बनता है वो पानी बनता है। ठीक है, जल बनता है। ग्लूकोज के अलावे क्या बनता है? जल बनता है, H2O। अगला प्रश्न है, हरी पत्तियों के किस ऊतक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्य रूप में संपन्न होती है? मतलब हरी पत्ती का कौन सा सेल होता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण का जो मेन रिएक्शन है वो होता है मीसोफिल ऊतक। ठीक है। हरी पत्ती का मीसोफिल सेल में प्रकाश संश्लेषण की मेन प्रक्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण, अगला प्रश्न का रुख करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया में किस अणु के प्रकाशीय विघटन के फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो ऑप्टिकल रिएक्शन है उसके लिए उसमें जल के अणु अगर विघटित होते हैं, प्रकाशीय विघटन होता है उनका, तब जाकर ऑक्सीजन गैस क्या होता है? निकलता है। ठीक है, उन्मुक्त होता है। अगला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पूर्णतः रुक जाती है? जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में हरे रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पूर्णतः रुक जाती है। बिल्कुल आपको नई बात पता चली होगी। नेक्स्ट प्रश्न, किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया मैक्सिमम होती है? तो यह लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट प्रश्न का रुख करते हैं, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल के पूर्ण संश्लेषण संबंधी महत्वपूर्ण अनुसंधान हेतु
किसे 1965 ईस्वी में रसायन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हैं आर.वी. वुडवर्ड। जी हाँ, आर.वी. वुडवर्ड हैं जिनको रसायन का नोबेल इसलिए मिला कि उन्होंने क्लोरोफिल पर संशोधन किया था। ठीक है, शोधन किया था, अनुसंधान किया था। नेक्स्ट प्रश्न का रुख करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की बायोकेमिकल रिएक्शन में यानी कि जैव रासायनिक उपापचयी अभिक्रिया में किस महत्वपूर्ण सिद्धांत के अनुप्रयोग संबंधी गहन शोध के लिए 1992 में रुडोल्फ मार्क्स को रसायन का नोबेल अवार्ड दिया गया था? ये उनको इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी के लिए यानी कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण सिद्धांत के लिए 1992 में रुडोल्फ मार्क्स को यह अवार्ड प्रदान किया गया था, रसायन का नोबेल। उन्होंने बायोकेमिकल रिडक्शन अभिक्रिया में यह इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण सिद्धांत का खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न का रुख करते हैं। किस अति महत्वपूर्ण अणु के संश्लेषण की एंजाइम प्रेरित, जी हाँ, एंजाइम प्रेरित क्रियाविधि संबंधी महत्वपूर्ण शोध कार्य हेतु पी.डी. बॉयर और जे.ई. वॉकर, दो वैज्ञानिक हैं, पी.डी. बॉयर और जे.ई. वॉकर को 1997 में रसायन का नोबेल अवार्ड मिला था। तो ये थे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये आपका एटीपी का फुल फॉर्म होता है। और आप जानते हैं कि हमारा जो ऊर्जा है वो इसी फॉर्म में होता है, एटीपी। जी हाँ, इन्हीं का नाम है इसी अभिक्रिया के लिए, एटीपी के लिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के लिए इन्हें अवार्ड मिला था, दो वैज्ञानिकों पी.डी. बॉयर और जे.ई. वॉकर को। ठीक है, जो आपका एंजाइम प्रेरित क्रियाविधि है उसमें जो एटीपी के संश्लेषण के लिए इनको ये अवार्ड मिला था। ऑक्सीजन के अत्यधिक सांद्रण के फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया मंदित हो जाने को क्या कहते हैं? यानी कि जब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा सांद्रित हो जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया स्लो हो जाती है। यह प्रक्रिया, इस इफेक्ट को वारबर्ग इफेक्ट कहा जाता है। कौन सा इफेक्ट? वारबर्ग इफेक्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ रेंज कितना होता है? तो ये होता है 400 से 700 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, 1 नैनो बराबर 10⁻⁹ होता है। अब नैनो, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो, इस सब के बारे में आप जानते ही होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। इसके अलावा मेगा, गीगा, टेरा, पेट्टा, एक्सा, ये आपका पॉजिटिव में होता है। एक बार बता देता हूँ, मेगा, गीगा, टेरा, पेट्टा, एक्सा, ये आपका पॉजिटिव में होता है। 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12, 10⁻15 और 10⁻18। ठीक है, सीरियल से। उसके अलावा अगर माइक्रो नैनो की बात करें तो माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो, ये सब आपका माइनस में चला जाएगा। 10⁻⁻6, 10⁻⁻9, 10⁻⁻12, 10⁻⁻15 और 10⁻⁻18। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे एक बार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का रुख करते हैं। पादपों द्वारा कुल अवशोषित जल का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होता है? तो जो पौधे हैं उनके द्वारा वो जो कुल वाटर अवशोषित करते हैं उनके जड़, उनका मात्र 1% भाग ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में लगता है। तो ऐसा ना कहें कि पौधे जो पानी देते हैं वो सारा पानी जो है वो भोजन बनाने में ही खर्च कर देता है, ऐसा नहीं है। वो मात्र 1% में अपना वो भोजन बना लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है, केवल तीन पादपों में होने वाली C3 पादपों में होने वाले उस क्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें पौधे के प्रकाश संश्लेषी भाग में ऑक्सीजन द्वारा कार्बनिक यौगिक उपचयित होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है?
किंतु ऊर्जा उत्पादन नहीं होता है। इसे प्रकाश श्वसन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे संश्लेषण होता है उसमें ऊर्जा उत्पादन होता है, लेकिन जहाँ श्वसन हो गया, ऊर्जा ही गायब हो गई, तो उसको प्रकाश श्वसन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का रुख करते हैं। किन दो वैज्ञानिकों ने मक्का, बाजरा, गन्ना व अमरैंथ्स जैसे पादपों में संपन्न होने वाले C4 चक्र के पूर्ण पथ को खोजा था? ये खोजा था MD हैच और CR स्लैक, दोनों ने मिलकर इस C4 के पूर्ण पथ को खोजा था, जिसमें मक्का, बाजरा, गन्ना जैसे पौधे हैं, उनमें C4 चक्र के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया की खोज MD हैच और HCR स्लैक के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न का रुख करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया के लिए ताप गुणांक कितना होना चाहिए? तो प्रकाश संश्लेषण की जो ऑप्टिकल रिएक्शन है उसके लिए ताप गुणांक 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लोरोफिल अणु के टेट्रावलय के केंद्र में कौन सा धातु तत्व विद्यमान होता है? तो आप सभी जानते हैं कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है और परमाणु द्रव्यमान 24 होता है। नेक्स्ट प्रश्न, वह कोशिकांग जहां प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संपन्न होती है क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक में संपन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 1962 ईस्वी में पहली बार क्वांटासोम की पहचान किसके द्वारा की गई थी? तो 1962 में क्वांटासोम की पहचान पहली बार RB पार्क के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न का रुख करते हैं। हरी पत्तियों को किस संरचना द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रवेश कर हरित लवक तक पहुंचाती है? तो हरी पत्तियों को स्टोमाटा यानी कि पर्णरंध्र, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं पौधों में, जैसे आपके मनुष्यों में क्या होता है, स्नोवायु होता है, यानी कि त्वचा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से आपका क्या होता है, पसीना बाहर निकलता है। वही स्टोमाटा जो है इनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवेश कर हरित लवक तक पहुंचाने में मदद करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में ATP, जी हाँ, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा ATP का फुल फॉर्म बहुत काफ़ी पूछता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, भूलिएगा मत, काफ़ी पूछता है ये। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में ATP के अणु उत्पन्न किए जाने की अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इसमें फास्फोरस की उत्पत्ति होती है, इसी वजह से इसको फास्फोराइलेशन कहते हैं, फास्फोराइलेशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मीसोफिल उत्तक यानी कि पर्णमध्योतक भी कहते हैं इसको, कि किन कोशिकाओं में अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक की मात्रा ज़्यादा होती है? तो वो पैरेन्काइमा कोशिका में ज़्यादा होती है। मीसोफिल की अपेक्षा क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा मात्रा में होता है। 8वां नेक्स्ट प्रश्न का रुख करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु एवं कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल के 12 अणु परस्पर अभिक्रिया करके ऑक्सीजन के कितने अणु बनाते हैं? तो ये ऑक्सीजन के 6 अणु बनाते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन के 6 अणु बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित पादपों में पाए जाने वाले कौन से विशेष कण प्रकाश संश्लेषण का इकाई कहलाते हैं? तो ये क्वांटासोम, जिसकी खोज RB पार्क ने की है, आपने पिछले स्लाइड पर ही देखा है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सीमाकारी कारकों का सिद्धांत 1905 ईस्वी में किसके द्वारा दिया गया? तो ये आपका F ब्लैकमैन के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सीमाकारी कारकों का सिद्धांत 1905 में दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लोरोफिल A के अणु में पोरफायरिन सिरे के तीसरे कार्बन पर कौन सा क्रियात्मक समूह संलग्न रहता है? ये आपका मिथाइल लगा रहता है। ठीक है, क्लोरोफिल के अणु में मिथाइल जो है वो क्रियात्मक समूह के रूप में लगा रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्लोरोफिल B के अणु में पोरफायरिन सिरे के तीसरे कार्बन पर कौन सा क्रियात्मक समूह रहता है? तो ये एल्डिहाइड रहता है
और एल्डिहाइड का सूत्र CHO है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सामान्य पादप कोशिकाओं में साधारणतया कितने क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं? तो कम से कम 10 और मैक्सिमम 100 क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। तो ये था आपका प्रकाश संश्लेषण से जुड़े हुए 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और ज़रूर आपको ये काफ़ी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।